Okay. So, bache, in the previous class, we had already started up with meristematic tissues and we discussed different categories, that is apical, lateral, and intercalary meristems. And bache, these different types, ये जो हम meristematic tissue की different types देखते हैं, that is based on their location. Apical meristematic tissue, it is located at the tips. इसका मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दी हाइट, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दी हाइट ऑफ द प्लांट. ठीक है, ये हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी टिश्यू. इट इज नोन एज प्राइमरी टिश्यू बिकॉज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दी हाइट ऑफ द प्लांट. देन यू हैव लेटरल मेरिस्टेम्स. Lateral meristems or lateral meristematic tissue, it helps in increasing the girth. It is present on the lateral side. ये lateral side पे present है plant की. ठीक है, तो इससे plant की width बढ़ती है या girth बढ़ती है. And third is intercalary meristematic tissue or intercalary meristem. अब अच्छा, what role does it play? ये क्या करता है? ये भी plant की height बढ़ाने में help करता है. It is present at the base of leaves, nodes and internodes. तो बच्चे, these were the three types of meristematic tissues which are able to continuously grow and divide, and they are known as the, you can say, the tissues which are only having capability of cell division and growth. ठीक है, तो बच्चे आज हम further चलेंगे. we'll be talking about the second category of plant tissues, that is permanent tissues. सेकेंड कैटेगरी विच इज परमानेंट टिश्यूज. अब अच्छा, जब हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यूज में बचे है, परमानेंट टिश्यूज में जो सबसे बड़ा फीचर है कि वी हैव सेल्स which have lost their ability to grow and divide. This happens when meristematic tissues lose their ability to grow and divide. Okay, और बच्चे जब ऐसा होता है तो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दे आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यूज. और बच्चे, व्हेनेवर परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन. अब बच्चे, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन मींस प्रोसेस बाय विच cells of the meristematic tissue, they get converted into permanent tissue by taking a fixed shape. They will take up a fixed shape, size and function. This process is known as differentiation. Okay, इसको हम क्या कहते हैं? differentiation कहते हैं. Alright, फिर बचे हमने simple permanent tissue देखा था. Okay, I got your info. I'll just quickly go through. सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या किया था? पेरेन्काइमा किया था. ओके, पेरेन्काइमा के अंदर देखा था हमने, इट इज मेड ऑफ लार्ज स्फेरिकल सेल, दे हैव वेरी थिन सेल वॉल्स एंड दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, तो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं. एंड पेरेन्काइमा हैज फर्दर मॉडिफिकेशंस, दैट इज क्लोरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा क्या है? इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. उसके बाद है एरेन्काइमा. एरेन्काइमा इज बचे मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा विच इज फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट्स. ये कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट्स एंड इट हेल्प्स इन फ्लोटिंग. ये किस चीज में हेल्प करता है? फ्लोटिंग में हेल्प करता है. ठीक है, तो बचे ऐसे हमने मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा को देखा था. अब बचे विल बी मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पार्ट. ओके, हम सेकेंड पार्ट पे चलेंगे. सेकेंड पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकेंड कैटेगरी ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज नोन एज कोलेनकाइमा. ओके, दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज. अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट कोलेनकाइमा, इट इज ऑल्सो falling under category of simple permanent tissues क्योंकि इसमें एक ही टाइप के सेल्स है. एंड बच्चे, they are also made up of living cells. कोलेनकाइमा are, ये आप लिख सकते हो, it is made up of
It is made up of living cells. इसमें living cells हैं, okay, which are polygonal in shape, which are polygonal in shape. All right. पर बच्चे how are they different from parenchyma? ये parenchyma से कैसे different है? Okay. They show irregular deposition. They will show irregular deposition. They will show presence of irregular deposition of pectin. They will show irregular deposition of pectin at the corners. जहां जहां बच्चे कॉलनकाइमा प्रेजेंट होगा उनके सेल्स के कॉर्नर्स पे, ठीक है. ओके बच्चे, पॉलीगोनल की जगह या elongated लिख लो. They are which are elongated in shape. Okay, let's not put polygonal, let's put elongated. They are elongated in shape and they show presence of irregular deposition of pectin at corners. Okay, I'll just show you the diagram ताकि आपको ये clarity हो जाए कि हम irregular deposition से हमारा क्या मतलब है. All right, बच्चे, this is collenchyma tissue. ये collenchyma tissue है और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको यहाँ elongated cells दिखाई देंगे, लंबे लंबे cells. और बच्चे इनके कॉर्नर पे, आपके कॉर्नर पे you will see irregular deposition. Irregular deposition of what? It is it contains deposition of a substance which is known as pectin. Okay, और बच्चे इसका अपना एक significance है. Okay, it is significant because this pectin which is present, it makes collenchyma flexible. इससे प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, that is due to collenchyma. Collenchyma becomes flexible. All right, इससे क्या होता है, जहां collenchyma प्रेजेंट होगा वो पार्ट फ्लेक्सिबल होगा. ओके, क्योंकि उसके अंदर जो पेक्टिन कॉर्नर्स पे है उसकी वजह से ये सॉफ्ट नहीं रहेगा बट इट विल बी फ्लेक्सिबल. अब अच्छा, ये कहां प्रेजेंट होता है? वेयर इज इट प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन द लीफ स्टॉक. अच्छा, व्हाट इज लीफ स्टॉक? इट इज द, you can say, portion by which leaf is connected to the branches. Leaf stalk helps to connect leaves to branches. अब अच्छा, इसके अंदर, इस लीफ स्टॉक के अंदर कॉलनकाइमा प्रेजेंट होता है. ओके, और बच्चे अगर आप कभी भी लीफ को देखो तो लीफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लीफ कैन इज फ्लेक्सिबल टू मूव, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉलनकाइमा इन लीफ स्टॉक्स. पर बच्चे इट इज नॉट एज सॉफ्ट एज पेरेन्काइमा. जैसे पेरेन्काइमा बहुत सॉफ्ट होता है वैसे कॉलनकाइमा उतना सॉफ्ट नहीं है. ओके, और बच्चे इसकी प्रेजेंस से क्या होता है, आपका जो लीफ स्टॉक है फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है. आपके लीफ की जो कवरिंग है, it is also present in the epidermis. Epidermis is the outer covering of the plant. Okay, epidermis क्या है? outer covering of the plant. Okay, इसके अंदर भी कॉलनकाइमा प्रेजेंट है. अब बच्चे इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपका जो प्लांट है वो टूटता नहीं है. जैसे अगर बच्चे हम लीव्स को देखें, दे लीव्स कंटिन्यूसली फ्लटर इन एयर. अगर बच्चे उनके अंदर कॉलनकाइमा प्रेजेंट ना हो तो आपका लीफ क्या हो जाएगा? फट जाएगा. बट दिस इज नॉट द केस. This is not the case. अब ऐसा क्यों हो रहा है? That is due to presence of collenchyma. ठीक है. So collenchyma makes plant flexible. It also prevents tearing of leaves. All right. अब अच्छा देखो, ये पॉइंट यहाँ लिखा है. It provides flexibility to plants so they can bend easily. They are a group of living cells with cell wall, okay, which is made up of cellulose and pectin. They also have little intercellular space between them. इनके जो सेल्स हैं उनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होती है. The cells in these tissues are broad and irregularly thick at corners, and this irregular thickening is due to pectin. और देखो कहाँ प्रेजेंट है? They are present in leaves and stems of plant. तो ये जहां भी प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, that is due to presence of collenchyma.
ओके, ये चीज याद रखनी है बच्चे. इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, wherever you will see flexibility in plant. अब बच्चे उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा, द थर्ड कैटेगरी. The third category of permanent tissues, simple permanent tissue, it is sclerenchyma. अब बच्चे when you talk about sclerenchyma, sclerenchyma जो है, sclerenchyma जो है, इसके अंदर कैसे आपको सेल्स दिखाई देंगे? What kind of cells will you see in sclerenchyma? ठीक है, sclerenchyma के अंदर बच्चे आपको सेल्स दिखाई देंगे which are dead. Sclerenchyma tissue cells are dead. Okay, they are made up of cells. They are made up of cells which are dead. Okay, अब अच्छा ये हमें कैसे पता लगता है कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डेड हैं? आपको कैसे पता लगेगा कोई सेल डेड है कि नहीं? बच्चे इसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा. ओके, स्क्लेरेनकाइमा जो है इसके सेल्स के अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा. न्यूक्लियस इज एब्सेंट. न्यूक्लियस इज एब्सेंट. Nucleus is absent and cell walls are very thick, and cell walls are very thick due to deposition of lignin. बच्चे जो स्क्लेरेनकाइमा की वॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा थिन होती हैं. ओके, और उस थिन डिपोजिशन का नाम क्या है? लिग्निन. लिग्निन इज द डिपोजिशन which is present on the wall of sclerenchyma. अब बच्चे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, इस लिग्निन की वजह से क्या होता है, आपका जो स्क्लेरेनकाइमा है ये बहुत रिजिड हो जाता है. दिस मेक्स इट वेरी रिजिड एंड हार्ड. ओके, दिस मेक्स इट वेरी रिजिड एंड हार्ड. आपका जो स्क्लेरेनकाइमा है बहुत रिजिड हो जाता है. ओके, और हार्ड हो जाता है. अब अच्छा ये रिजिडिटी और हार्ड जो नेचर है, हार्डनेस, ये कहाँ यूज हो रही है? आपने देखा होगा प्लांट के जो कुछ पार्ट्स होते हैं बहुत रिजिड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं. ठीक है, वो किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स हैं वो डेड हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं दिखेगा और उनमें वॉल्स जो हैं दे आर वेरी थिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. लिग्निन की डिपोजिशन है इसके अंदर. उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है बहुत रिजिड हो जाता है या हार्ड हो जाता है. ठीक है, अब अच्छा जब हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के सेल्स की बात करते हैं, ओके, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, it is made up of cells which are of different shapes and sizes. It is made up of cells, it is made up of cells which is very rigid, made up of cells which are very hard. ओके, बहुत हार्ड होते हैं. और बच्चे इससे प्लांट को क्या मिलेगी? इससे प्लांट को क्या मिलेगी? इससे प्लांट को रिजिडिटी मिलेगी. ओके, अब बच्चे स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट किधर होता है? बच्चे स्क्लेरेनकाइमा इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स एंड अकॉर्डिंग टू इट्स कैटेगरीज ये अलग अलग जगह पे होता है. ओके बच्चे, आई विल फर्स्ट क्विकली टेल यू दी कैटेगरीज एंड देन वी विल मूव ऑन टू इट्स लोकेशन. तो बच्चे स्क्लेरेनकाइमा टू टाइप्स का होता है. स्क्लेरेनकाइमा इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप का है. ठीक है, पहला है स्क्लेरिट्स. फर्स्ट इज स्क्लेरिट्स और
stone cells. Sclerids or stone cells. अब बच्चे when you talk about sclerids or stone cells, ठीक है, I'll just show you how they look. Okay, ये देखिए बच्चे, this is stone cell, ये वाला, this is sclerid or stone cell. अब बच्चे if you see carefully, sclerid or stone cell, they are polygonal shaped cells. Sclerids या stone cells जो है, इनका शेप क्या होता है? They are polygonal. They are polygonal. They are polygonal and have very thick walls. And have very thick walls. ओके, स्क्लेरिड्स जो है बच्चे वो पॉलीगोनल हैं और उनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत थिक है. अब बच्चे स्क्लेरिड्स की लोकेशन कहाँ है? वेयर आर दे प्रेजेंट? बच्चे आप अगर कभी ध्यान से देखो तो जो हमारा पल्प होता है पियर का, जैसे पियर फ्रूट है, पल्प, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन पल्प, पल्प ऑफ पियर फ्रूट. ओके, पल्प ऑफ पियर फ्रूट, गुआवा एटसेट्रा. अब बच्चे स्क्लेरिड्स जो है ये पल्प के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अगर बच्चे आप कभी पियर फ्रूट खाओ या गुआवा खाओ तो क्या होता है? उनके अंदर ऐसे लगता है जैसे ग्रिट होती है. स्टोन सेल्स कैसे लगते हैं? जैसे ग्रिट है. ग्रिट का मतलब क्या होता है? सैंड. अगर आप कभी पियर खाओ या गुआवा खाओ आपको ऐसे लगेगा कि उसके अंदर सैंड है. अब वो सैंड की जैसी जो फीलिंग आती है किसकी वजह से आती है? इट इज ड्यू टू स्क्लेरिड्स. इट इज ड्यू टू स्क्लेरिड्स और स्टोन सेल्स. उसके बाद बच्चे जो सेकंड कैटेगरी है स्क्लेरेनकाइमा के अंदर, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, या सिंपली आप फाइबर्स लिख सकते हो, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स. अब बच्चे अगर आप स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स को देखो, दे आर लॉन्ग विद टेपरिंग एंड्स. ठीक है, और बच्चे ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स. स्क्लेरेनकाइमा फाइबर किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? फाइबर्स इन प्लांट्स. ओके, स्क्लेरेनकाइमा की जब हम बात करते हैं, ओके, फाइबर्स, दे आर लॉन्ग. स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स आर लॉन्ग. स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स आर लॉन्ग, ओके, एंड विदाउट ब्रांचेस. इनमें ब्रांचिंग नहीं होती. ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स आर लॉन्ग एंड विदाउट ब्रांचेस. अब अच्छा, वेयर आर दे प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट एज, या आप लिख सकते हो दे आर प्रेजेंट इन हस्क ऑफ कोकोनट. बच्चे आई थिंक कोकोनट हस्क को पता होगा, जो कोकोनट का ऊपर का क्या होता है? कवर होता है, उसको हस्क कहते हैं. एंड दिस कोकोनट हस्क इज समथिंग विच इज नॉट एडिबल. इसको खा नहीं सकते, पर बच्चे इसको बर्न करके बहुत अच्छा फ्यूल बनाया जा सकता है. ठीक है, बहुत ये जो हमारा फाइबर है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, जो हस्क ऑफ कोकोनट में प्रेजेंट है, इसको हम कैसे यूज करते हैं? इट इज यूज टू मेक फाइबर्स. इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन जूट फाइबर्स. ओके, अब बच्चे हमारे जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं, जनरल अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा की, तो ये और कहां प्रेजेंट होते हैं? दे आर लोकेटेड इन द लीफ वेन्स. वेयर आर दे प्रेजेंट? दे आर लोकेटेड इन द लीफ वेन्स. They are located in the leaf veins. Okay, अच्छा, लीफ वेन्स का क्या मतलब है? जिनके थ्रू मटेरियल, वाटर एक्सेट्रा ट्रांसपोर्ट होता है लीफ के अंदर. तो उनके चारों तरफ किसकी कोटिंग होती है? स्क्लेरेनकाइमा.
Sclerenchyma is rigid, so it provides support. ठीक है, is this clear everybody? यहां तक समझ आ गया सबको? ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चे फाइबर्स का तो हमें यूज लिखने की जरूरत नहीं है, फाइबर्स का तो हमें यूज पता ही है। उससे हम क्या बना सकते हैं, गनी बैग्स बना सकते हैं, फैब्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है ना। अब बच्चे सोच के बताइए, जो आपका स्क्लेरेनकाइमा है, जो आपका स्क्लेरेनकाइमा है, ऑलराइट, स्क्लेरेनकाइमा इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ओके, न्यूक्लियस वगैरह नहीं है। और बच्चे सबसे क्लोज पैकिंग किसके अंदर होती है? सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर क्लोजली पैक्ड। cells of sclerenchyma closely packed without intercellular spaces, without intercellular spaces. ओके, इसकी वजह से आपका स्क्लेरेनकाइमा बच्चे क्या हो जाता है? इट बिकम्स वेरी रिजिड, इट बिकम्स वेरी रिजिड। ओके, तो सबसे ज्यादा जो रिजिड परमानेंट टिश्यू होता है बच्चे क्या है? इट इज स्क्लेरेनकाइमा। ऑलराइट, तो बच्चे यहां जो तीनों परमानेंट टिश्यूज थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, इट इज डन। ओके, यहाँ ये सारा जो पोर्शन है कंप्लीट हो गया है। ऑलराइट, अब हम चलेंगे बच्चे नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ परमानेंट टिश्यूज। ऑलराइट, अब बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ये हमने अलग कैटेगरी क्यों बनाई है परमानेंट टिश्यू के अंदर? इसके पीछे क्या रीजन है बच्चे? इसके पीछे रीजन है कि इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इसके अंदर बच्चे सेल की अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग टाइप्स होती हैं, इसलिए हम इन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ओके, पर बच्चे याद ये रखना है, ये जो डिफरेंट सेल्स हैं, अलग अलग शेप साइज के सेल्स हैं, ये मिलके एक ही फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। ये नहीं कि टिश्यू में अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं, एक ही फंक्शन करेंगे। बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या हो रहा है, इनका जो शेप और साइज है अलग अलग है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं बट देयर फंक्शन इज सेम। तो बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दे आर ऑल्सो कॉमनली नोन एज वैस्कुलर टिश्यूज। दे आर ऑल्सो नोन एज they're also known as vascular tissues. They're also known as vascular tissues. ठीक है बच्चे, आप इन्हें वैस्कुलर टिश्यूज भी कहोगे। अब बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म वैस्कुलर टिश्यू? वैस्कुलर टिश्यू क्यों कहेंगे इसको बच्चे? इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है। वैस्कुलर टिश्यू जो है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। It helps to transport substances in plants. ओके, बच्चे अगर हम कभी भी ये देखें कि प्लांट के अंदर मटेरियल्स जो हैं वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो बच्चे उसमें कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है? प्लांट का वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, विच विल कम अंडर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। इसमें पहली कैटेगरी आएगी जाइलम। द फर्स्ट कैटेगरी अंडर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज जाइलम। अब बच्चे जाइलम जो है, इट इज द कंडक्टिंग टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, it is the conducting tissue which is responsible for conduction of water. Okay, so xylem, okay, xylem helps in upward transport of water and minerals.
फ्रॉम रूट्स। ओके बच्चे, जब आप जाइलम की बात करते हो, सात्विक, आई जस्ट टेल यू व्हाट आर ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स बताऊंगा मैं आपको, इनके अभी मैं पार्ट्स लिख पा रहा हूं आपको। जाइलम किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स। रूट्स में बच्चे जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए हैं, उनको जाइलम अपर साइड की तरफ ट्रांसफर करता है, अपर साइड। ऑलराइट, अब बच्चे अपर साइड ही क्यों? अपर साइड ही क्यों? क्योंकि बच्चे वाटर एंड मिनरल नीचे ही मिलेंगे सॉइल में, तो रूट उन्हें एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए प्लांट को हमेशा वाटर एंड मिनरल को ऊपर की साइड ही ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चे जो आपका जाइलम है, जाइलम जो है इट इज वुड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का वुडी पार्ट है। अगर आप ट्री लो, ट्री का जो वुडी पार्ट होता है, लकड़ी वाला पार्ट, वो किस चीज का बना होता है? जाइलम का बना होता है। ठीक है, अब जब व्हेन यू टॉक अबाउट जाइलम, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। इट हैज 4 कंपोनेंट्स। डिवाइड तो नहीं बोलना चाहिए, इट इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। इट इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। इट इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ये 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ है। ठीक है, अब बच्चे आपको चीज ये याद रखनी है कि जाइलम के अंदर ये जो वाटर एंड मिनरल्स ऊपर की साइड जाते हैं, इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। बच्चे दिस टर्म विल बी यूज्ड इन नेक्स्ट क्लास 10th आल्सो। व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप? Ascent of sap is upward transport of water and minerals, upward transport of water and minerals from roots to upper parts of the plant. ठीक है, ascent of sap का क्या मतलब है? Transport of water and minerals, all right, from lower parts to upper parts of the plant. Okay, and this process is known as ascent of sap. इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। ऑलराइट, अब बच्चे जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं, जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं। तो जो पहला कंपोनेंट है उसको हम कहेंगे ट्रैकीड्स। द फर्स्ट कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन जाइलम, इट इज नोन एज ट्रैकीड्स। ओके, आई जस्ट गो टू द एनसीईआरटी बुक, लेट्स सी इफ इट इज देयर। ओके, ऑलराइट, हियर इट इज, ये शो किया हुआ है। वेरी गुड। ओके, तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखो, ये ट्रैकीड्स हैं, दीज आर ट्रैकीड्स। ओके, अगर आप देखो तो दे आर स्पिंडल शेप्ड सेल्स। ट्रैकीड्स आर स्पिंडल शेप्ड सेल्स। स्पिंडल मतलब क्या होता है? दे आर ब्रॉड एट द सेंटर एंड पॉइंटेड एट द टिप्स। दे आर स्पिंडल शेप। और बच्चे इनके सरफेस के ऊपर अगर आप देखोगे, यू विल सी पिट्स। व्हाट आर पिट्स? बच्चे पिट्स आर, you can say, openings in the wall of tracheids from where waters and minerals are transported. Tracheids के ऊपर pits दिखाई देंगे जिनमें water और minerals transport हो रहा है. So tracheids, they are spindle shaped. They are spindle shaped non-living cells. बच्चे जाइलम के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट, वो डेड होते हैं। जाइलम के अंदर ज्यादा पार्ट डेड होता है। जब हम फ्लोएम करेंगे, फ्लोएम इज द सेकंड वैस्कुलर टिश्यू, तो उसमें मेजर पार्ट लिविंग होता है। ये चीज याद रखनी है। तो ट्रैकीड्स, दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड आर मेड अप ऑफ, दे आर स्पिंडल शेप्ड नॉन लिविंग सेल्स। ठीक है, और बच्चे इनके सरफेस पे क्या है? दे शो प्रेजेंस ऑफ पिट्स। They show presence of pits. इनके अंदर पिट्स प्रेजेंट होते हैं। What are pits? बच्चे पिट्स आर प्लेसेस ऑन दी वॉल्स जहां लिग्निन एब्सेंट होता है। They show presence of pits which allows movement of water and minerals. Which allows movement of water and minerals through them. ओके, इनसे वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं? मूव होते हैं थ्रू देम। ठीक है,
सेकेंड पार्ट इज बचे वेसल्स. सेकेंड पार्ट ऑफ जाइलम इज वेसल्स. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट वेसल्स, ये देखो ये रहे वेसल्स, दीज आर वेसल्स. अब बच्चे वेसल्स आर ब्रॉडर. ओके, vessels are broader in diameter. Okay, Pragya is asking what are pits. What do we understand by the term pits? बच्चे अगर आप डायग्राम देखो, पिट्स जो है स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको. पिट्स आर स्मॉल पोर्स और होल लाइक स्ट्रक्चर्स. अब बच्चे इनके थ्रू क्या होता है, इनके थ्रू ये ओपनिंग्स होती हैं छोटी छोटी. व्हाट आर पिट्स? पिट्स आर स्मॉल ओपनिंग्स फ्रॉम वेयर मटेरियल्स कैन पास थ्रू. ओके, pits are small areas or pores through which materials can easily pass through. तो बच्चे ट्रैकिड्स की सरफेस पे भी पिट्स है, वेसल में भी देखो वेसल के सरफेस पे भी पिट्स दिख रहे हैं, पर बच्चे उसका जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा है. ओके, तो बच्चे वेसल्स के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत फास्ट होता है. ठीक है प्रज्ञा, इज इट क्लियर? व्हाट आर पिट्स? इज इट क्लियर? ओके, ऑलराइट. तो बच्चे पिट्स जो है, पिट्स आर यू कैन से स्मॉल पोर्स और यू कैन से प्लेसेस वेयर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इज एब्सेंट. इससे क्या होगा, इससे आपके वाटर और मिनरल्स जो हैं वो वॉल्स के थ्रू इजीली मूव कर पाएंगे. ओके, वेसल्स दे आर लार्जर इन साइज. Vessels, they are larger in size. They are larger tube-like structures placed end to end. Placed end to end like a tube. या like a network of pipes. बच्चे ये जो वेसल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं जैसे पाइप्स इंटरकनेक्टेड है. और बच्चे इनका जो डायमीटर है इट इज वेरी ब्रॉड. डायमीटर इज वेरी ब्रॉड. ठीक है, जैसा हम देख पा रहे थे इनका जो डायमीटर है वो बहुत ब्रॉड है. तो बच्चे इनके थ्रू जो वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत फास्ट होगी. वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू देम इज वेरी फास्ट. ओके, याद रखना है ये भी नॉन लिविंग है. दे आर नॉन लिविंग. जैसे हमारे ट्रैकिड्स नॉन लिविंग है, वेसल्स भी नॉन लिविंग है. दे आर नॉन लिविंग. ओके, दे आर नॉन लिविंग and helps in faster transport. Helps in faster transport of substances. तो मेनली इनमें कौन से सब्सटेंस ट्रांसफर होते हैं? दैट इज वाटर एंड मिनरल्स. जाइलम का क्या रोल है? ये वाटर और मिनरल्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. हाँ जी सात्विक. Sir, you are saying that the diameter of these are very wide. So, sir, are they still microscopic or we can see them? बच्चे देखो, है तो ये माइक्रोस्कोपी की है, ये माइक्रोस्कोपी की, पर ट्रैकिड्स के कंपैरिजन में इनका डायमीटर क्या होता है? बड़ा होता है. अब क्लियर है? ठीक है, माइक्रोस्कोपी की है बच्चे, बस इनका जो डायमीटर है वो ट्रैकिड्स के कंपैरिजन में बड़ा है. ऑलराइट. और इनसे जो सब्सटेंस की ट्रांसफर है वो फास्टर होगी. ठीक है बच्चे? यस सर. ओके, ऑलराइट. उसके बाद है बच्चे थर्ड कंपोनेंट ऑफ जाइलम. द थर्ड कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज जाइलम फाइबर्स. थर्ड कंपोनेंट इज जाइलम फाइबर्स. अब बच्चे आपको याद रखना है, जब भी फाइबर वर्ड आएगा ना तो हम स्क्लेरेनकाइमा की ही बात कर रहे हैं. जब भी फाइबर का वर्ड आएगा तो मतलब हम स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहे हैं. पर बच्चे ये जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं ये जाइलम के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इन्हें जाइलम फाइबर्स कह रहे हैं. ठीक है, दीज आर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स. These are sclerenchyma fibers present in xylem. ओके, और बच्चे क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा है तो ये नॉन लिविंग है. तो अगर आप ध्यान से देखो, अभी तक हमने जितने कंपोनेंट किए हैं जाइलम के अंदर, ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ऑल थ्री आर नॉन लिविंग.
अभी तक तीनों कंपोनेंट नॉन लिविंग ही की है। तो बच्चे majority of xylem portion is dead. Okay, it is the woody part, hard part of the plant. Okay, तो xylem fibers sclerenchyma fibers के बने हैं which are non living and they are dead. और बच्चे इसका फंक्शन क्या होता है? It provides rigidity. It provides rigidity. It provides rigidity to xylem. ये xylem को क्या करता है? Rigidity provide करता है and holds the components together. And holds the components together. ये बच्चे सारे कंपोनेंट्स को एक साथ होल्ड करके रखता है। ये इसका रोल है जाइलम फाइबर्स का। ये जाइलम को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा और जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ होल्ड करके रखेगा। उसके बाद है बच्चे जाइलम का लास्ट कंपोनेंट, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। एंड बच्चे इंटरेस्टिंगली दिस इज द ओनली लिविंग पार्ट, दिस इज द ओनली लिविंग पार्ट विच इज प्रेजेंट इन जाइलम। ये जाइलम का सिर्फ एक ही जो पार्ट है वो जो लिविंग है, बाकी सारे पार्ट्स क्या है? नॉन लिविंग। इट इज द ओनली पार्ट विच इज लिविंग इन जाइलम। ठीक है बच्चे? तो बच्चे इट इज लिविंग पोर्शन ऑफ जाइलम क्योंकि पेरेन्काइमा का बना है। और इसका रोल क्या होता है? एंड इट हेल्प्स टू, या इट हेल्प्स इन स्टोरेज, इट हेल्प्स इन स्टोरेज। ओके, जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड, दैट इज करेक्ट। स्टोरेज में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज, नॉट नेसेसरली फूड ओनली, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। और भी सब्सटेंसेस को ये स्टोर करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वेस्ट हो सकता है, ऑयल्स हो सकते हैं, अलग अलग चीजों को स्टोर करने में हेल्प कर सकता है। सो इट इज लिविंग पोर्शन एंड इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। तो बच्चे ये जाइलम के 4 कंपोनेंट्स थे। ओके, उसके बाद है बच्चे सेकंड कंपोनेंट, सॉरी सेकंड पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज फ्लोएम। बच्चे फ्लोएम इज द सेकंड कैटेगरी, फ्लोएम इज द सेकंड टाइप of complex permanent tissue. I'll just show it to you in the diagram. बच्चे ये हमारे components हैं phloem के। You can see long fibrous structure. बच्चे this is phloem fibers. ये phloem fibers हैं जो phloem के अंदर present होंगे। Then you have sieve tubes. These are sieve tubes. Sieve tubes. और sieve tube के साथ closely associated एक companion cell है। Okay? Companion cell, this is the third part, and we have phloem parenchyma. जैसे जाइलम के अंदर पेरेन्काइमा है बच्चे, वैसे ही सेम फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट है। तो बच्चे फ्लोएम के अंदर भी 4 कंपोनेंट्स हैं। अब बच्चे इफ यू कैन क्लियरली सी सीव ट्यूब जो है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्विकली डिफाइन द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है बच्चे? फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम का क्या रोल है? ये फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। हाँ जी सात्विक। Sir, in my book it is written phloem is made up of 5 types of cells. एनसीईआरटी में? Yes sir. sieve cells, sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. Yes sir. Okay, बच्चे you can follow the NCERT book, no problem. बच्चे सीव सेल जो है वो कंबाइन होकर सीव ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो पुरानी जो हमारी एनसीईआरटी बुक है ना उसमें भी यही लिखा हुआ है, पर जो न्यू बुक है अपडेटेड, उसमें 5 कंपोनेंट्स लिखे हैं। आपको याद ये रखना है जो सीव सेल है वो कंबाइन होकर सीव ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? Okay sir. ऑलराइट, so it helps in transport of food in plant. अब बच्चे फ्लोएम का क्या रोल है? ये फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, बच्चे फूड इज सिंथेसाइज्ड मेनली कहाँ सिंथेसाइज होता है प्लांट के अंदर? इन प्लांट्स इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स के अंदर बनता है। अब बच्चे लीव्स के अंदर फूड बनता है तो इट हैज टू गो टू रूट्स ऑल्सो। रूट्स के अंदर तो खाना नहीं बनता, तो रूट्स को भी खाना चाहिए। तो कुछ फूड जो है रूट्स में यूज होता है और बाकी स्टोर हो जाता है। और बच्चे जब लीव्स गिर जाते हैं फिर क्या होगा?
then food will remove from storage and it will move to upper parts of the plant. तो बच्चे depending on conditions in the plant and requirement, food can be transported both upwards as well as downwards. फूड जो है बच्चे अपवर्ड्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है. तो बच्चे फ्लोएम के अंदर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, अपवर्ड्स एज वेल एज डाउनवर्ड. ओके, फूड इज ट्रांसपोर्टेड बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. बच्चे डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट. वाटर हमेशा ऊपर ही जाएगा, अपवर्ड, ये चीज याद रखनी है. जाइलम में वाटर की ट्रांसपोर्ट हमेशा अपवर्ड है, पर बच्चे फ्लोएम के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्ट है इट इज बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. ओके, क्योंकि खाना लीव्स में बनता है, लीव से हर जगह जाना है. ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, राइट अथर्व, यू आर राइट. स्टोरेज जो होती है वो पोटैटो के अंदर होती है, उसके बाद पोटैटो में से जो फूड है वो ऊपर आता है व्हेन लीव्स आर नॉट सिंथेसाइजिंग फूड. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, so food is transported both upwards as well as downwards in phloem according to the requirement. ठीक है, अब अजय इसके components की बात करते हैं. Let's talk about its component. The first component is sieve tubes. Sieve tubes, NCERT की बुक में sieve cells लिखा हुआ है. Sieve cells combine to form sieve tubes. Okay, बच्चे why do we call it the sieve tube? अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, it is tube like structure, और इसकी जो एंड्स हैं इस पे आपको ऐसे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे. इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीव प्लेट हम इनको कहते हैं सीव ट्यूब्स. ओके, सो दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विथ perforated end plate. Perforated का क्या मतलब है बच्चे, with small holes. Okay, they have perforated end plates with small holes. इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सीव प्लेट. और सीव प्लेट की प्रेजेंस की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सीव ट्यूब. ओके, अब बच्चे सीव ट्यूब्स दे आर लिविंग इन नेचर, दे आर लिविंग कंपोनेंट्स, दे आर लिविंग. पर आपको याद रखना है, लिविंग बट डू नॉट शो presence of nucleus at maturity. They are living but do not show presence of nucleus when they mature. Okay, they do not show presence of nucleus at maturity. बच्चे जो आपके सीव सेल्स हैं, सीव सेल्स में न्यूक्लियस होता है. जब सीव सेल्स मेच्योर होकर सीव ट्यूब में कन्वर्ट होंगे तो उनमें न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, पर हम बच्चे इनको लिविंग ही कंसीडर करते हैं. We consider them living. अब उसके पीछे रीजन क्या है, what is the reason? Because बच्चे closely associated with sieve tube is companion cell. अगर आप ध्यान से देखोगे sieve tube के साथ associated companion cell है, और बच्चे companion cell के अंदर न्यूक्लियस है, और companion cell क्या करता है, ये sieve tube के सारे functions कंट्रोल करता है. ओके, सीव ट्यूब के अंदर मैच्योरिटी में न्यूक्लियस नहीं है, पर हम उसे लिविंग ही कंसीडर करेंगे क्योंकि इसके सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल्स. ओके, तो बच्चे सेकंड हमारा कंपोनेंट है कंपेनियन सेल्स. ऑलराइट, कंपेनियन सेल्स. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट कंपेनियन सेल्स दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट. They are in close contact with sieve tubes. Sieve tubes के साथ ये close contact में है. और बच्चे ये क्या रोल प्ले करते हैं, they help in controlling functions of sieve tube. बच्चे sieve tube के सारे functions कौन कंट्रोल करता है, sieve tubes के सारे function कौन कंट्रोल करता है, companion cells. Okay, companion cells help in controlling all the functions of sieve tubes के सारे functions को companion cells कंट्रोल करते हैं. ओके, ये इनका फंक्शन है.
तो बच्चे हम इनको लिविंग ही कंसीडर करेंगे, दे आर ऑल्सो लिविंग, दे आर ऑल्सो लिविंग। ओके बच्चे फ्लोएम का जो मेजर पार्ट है वो लिविंग है। जैसे जाइलम के अंदर बच्चे आपको मेजर पार्ट्स डेड दिखाई दिए थे, बट इन फ्लोएम यू विल हैव मेजर पार्ट्स व्हिच आर लिविंग, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, दे आर लिविंग। उसके बाद है बच्चे थर्ड कंपोनेंट फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा बच्चे दीज आर पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट इन फ्लोएम। ओके बच्चे दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लोएम। वो रोल क्या होता है? दे हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लेटरल कंडक्शन। फ्लोएम पेरेन्काइमा किस चीज में हेल्प करता है? लेटरल कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। लेटरल कंडक्शन का क्या मतलब है? साइडवेज, साइडवेज कंडक्शन। ओके दिस इज द रोल ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा। एंड बच्चे फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है, ओके फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है लिविंग है, क्योंकि पेरेन्काइमा का बना है तो ये लिविंग है। और इसका रोल क्या है? ये साइडवेज कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। ओके लास्ट इज फ्लोएम फाइबर्स, लास्ट इज फ्लोएम फाइबर्स। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लोएम फाइबर्स, दे आर स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स प्रेजेंट इन फ्लोएम, दे आर स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स प्रेजेंट इन फ्लोएम। ये फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और बच्चे ये क्या है? दे आर डेड, they are dead, they are dead in nature, they are dead in nature and made up of, they are dead in nature, dead in nature and provide support, या आप कह सकते हो provide support to other components, other components of phloem। ठीक है तो बच्चे फ्लोएम के अंदर सिर्फ एक ही पोर्शन डेड है, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। इनसाइड द फ्लोएम वी ओनली हैव वन डेड पोर्शन, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। ओके ये चीज हमें याद रखनी है। ओके ऑल राइट बच्चे एक टर्म है जो हमें यहाँ लिखना है, मैं भूल गया। जो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है फ्लोएम में, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अगर आपसे बच्चे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस प्लांट का कौन सा टिश्यू कैरी आउट करता है, तो इसका आंसर है फ्लोएम। इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जैसे हमने जाइलम के लिए लिखा था एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप इज मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके अब बच्चे जाइलम जो है इट इज द वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट। वुड जो होता है प्लांट का पार्ट, जाइलम is woody part, xylem is woody part of the plant। okay whereas phloem क्या है? phloem is the bark, phloem is the bark of tree, phloem is the bark of tree। ये ट्री का बार्क है। ओके जो हमारे प्लांट का ट्री का जो आउटर छिलका जैसा होता है ना बार्क, वो ठीक है। सो जाइलम इज द वुडी पार्ट एंड फ्लोएम इज द बार्क ऑफ द ट्री। ओके तो बच्चे ये आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो हैं यहाँ खत्म हो गए। ऑलराइट बच्चे इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एनिमल टिश्यूज। ओके सो वी विल बी पिकिंग एनिमल टिश्यूज इन आवर नेक्स्ट क्लास नाउ। इसमें बच्चे एक छोटा सा पोर्शन है प्लांट टिश्यूज में, प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज बच्चे वंस वी फिनिश एनिमल टिश्यूज विल पिक दिस अप, इट इज जस्ट अ जनरल टॉपिक। तो हम सबसे पहले एनिमल टिश्यूज को पिक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? we'll be starting up with animal tissues। okay Bhavya you are absolutely right। lateral meristematic tissue को कैम्बियम भी कहते हैं। it helps in secondary growth, ये स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है।